नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए हम लोग अपने करंट अफेयर्स की जो क्लासेस चल रही हैं उसका लेक्चर 2 लेकर के आए हैं। ठीक है, आपको करना ये है दोस्तों कि इस क्लास को पूरा देखना है। और पूरा देखने का कारण ये है कि अगर आप स्किप कर करके आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि टॉपिक है यमुना रिवर में जो झाग बन रहा है उसका, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से यमुना रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो और अदर्स रिवर्स हैं उसको भी ध्यान में रख के साथ में पढ़ेंगे। उसके साथ फिर इसका जो कारण है यूट्रोफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। तो ऐसे में क्या है कि इंटरलिंकिंग तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप पूरी क्लास को अगर देखेंगे तो फिर अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर हम लोग देखिए दोस्तों, यमुना रिवर लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। इसका कारण क्या है कि जो यमुना रिवर है उसमें आपने देखा होगा जब नदी बहती है तो उसमें झाग के बड़े बड़े जो होते हैं, है ना, झाग पूरा बना हुआ रहता है रिवर में। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, फ्रॉथ फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत लंबे टाइम से यमुना रिवर में देखा जा रहा है। कारण क्या है दोस्तों, फॉस्फेट हो गए, है ना, और सर्फ वगैरह जो होता है, जो हम लोग कपड़ा धोते हैं, या फिर जो सीवेज वाटर वगैरह है, और ये कहाँ से आ रहा है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन सब एरिया से जो है यमुना रिवर में इनका डिपॉजिट हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर क्या आपको फ्रॉथ फॉर्मेशन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आमतौर पे ये जो फिनोमिनन है दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत सारे लेक्स और स्ट्रीम्स में भी ये देखने को मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, जो बबल्स होते हैं, फोम के बबल्स होते हैं, जब ऑर्गेनिक मैटर्स जो होता है, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, जब वो डिकम्पोज होता है, उसका अपघटन होता है, तो इस तरीके के जो झाग हैं वो आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और मेन अगर आप देखेंगे तो जो पॉल्यूटेड वाटर है फ्रॉम पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री, यानी कि जो चीनी और कागज़ उद्योग है वो इसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर अब देखें हम लोग तो अब देखते हैं कि यमुना रिवर में एक और चीज़ है कि अमोनिया का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 7.3 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 7.3 ppm है ना। जबकि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसका मानना है कि जो मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए अमोनिया का ड्रिंकिंग वाटर में वो 0.5 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5, यानी कि उससे कितना गुना ज़्यादा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 15 गुना के आसपास। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्या कारण होते हैं कि हाई अमोनिया जो है वो रिवर्स में और वाटर में पाया जाता है। एक तो है दोस्तों फार्मिंग। फार्मिंग में आपको पता है कि अलग अलग उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से जब उर्वरक और खेतों का पानी जब छोटे छोटे नदी नालों में पहुंचता है तो वहाँ पर वो क्या करता है दोस्तों, अमोनिया के लेवल को इंक्रीज़ करता है। फिर पशुपालन से संबंधित जब गतिविधियाँ करते हैं तो वो भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब बायोमास को जलाते हैं तो भी है। ठीक है, और देखें तो जो इंडस्ट्री वगैरह हैं, जो उद्योग हैं, उनके द्वारा किया गया जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी ये चीज़ होती है। फिर देखेंगे हाई अमोनिया इन वाटर बॉडीज लीड्स टू यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब यूट्रोफिकेशन क्या है दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा। इसको सुपोषण भी बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए यूट्रोफिकेशन कब होता है, एनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय न्यूट्रिएंट्स सॉल्ट्स। ठीक है, यानी कि जब जो पोषक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा जल में बढ़ती है तो सुपोषण की स्थिति बनती है। इससे क्या होता क्या है कि बहुत तेज़ी से एल्गी और जो एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो शैवाल वगैरह होते हैं, वो डेवलप होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, एक वाटर बॉडी एग्जांपल मानिए, यहाँ पर वाटर है। ठीक है, और जब अगर आप देखें एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, है ना, और एल्गीज वगैरह जब डेवलप हो जाते हैं तो वो क्या होता है, ऊपरी परत को पूरी तरीके से घेर लेते हैं, जिससे कि जो नीचे में जो बाकी जीव जंतु हैं जैसे कि मछलियाँ वगैरह, तो उनको क्या होता है, उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन वगैरह था उसको तो ये लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये जो है खतरनाक माना जाता है इकोसिस्टम, अगर आप देखें वाटर इकोसिस्टम के हिसाब से तो। ठीक है, रीज़न अगर देखें दोस्तों क्या है यूट्रोफिकेशन का,
तो फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ गया है, उस वजह से भी है। डिस्चार्ज ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर, जिनको हम लोग जब जो गंदे पानी होते हैं जो सीवेज वगैरह के, उसको अगर हम लोग डायरेक्ट नदियों में छोड़ देते हैं तो इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। फिर जो इंडस्ट्री का वेस्ट मिक्सअप वाटर होता है, उसको भी, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम सामने आता है, ठीक है दोस्तों। ये तो न्यूज़ था मेन, वो आप समझ गए होंगे। उसके देखिए अब यमुना रिवर, क्योंकि न्यूज़ में, इसीलिए इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसका सोर्स देखें दोस्तों तो ये एक तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, इसको आप जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ पर? बंदरे पूछ जो पीक है उसके पास से। और ये बंदरे पूछ पीक का है, मसूरी रेंज में है, जो कि लोअर हिमालय है, उसका पार्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी ही रखनी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये। इसके बाद आप बेसिन देखें, ठीक है। तो ये गंगा से मिलता है कहाँ पर? प्रयागराज में, ठीक है। और उसके अलावा ये कहाँ कहाँ बहता है? तो आप देखें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली हो करके फिर ये उत्तर प्रदेश जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डैम देखें दोस्तों, लखवार व्यासी डैम है, ठीक है, उत्तराखंड में है ये डैम। और ताजे वाला बैराज डैम है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है दोस्तों। दो महत्वपूर्ण डैम्स हैं, उसको आपको याद रखना है। ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें, इसकी क्या क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंदोस और गिरी है, ठीक है। और अगर आप देखें कि कौन कौन से शहरों से होकर गुजरता है, तो दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, ये प्रमुख शहर है जहाँ से कि यमुना रिवर बहती है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा दोस्तों यमुना रिवर के बारे में। आगे देखते हैं अब हम लोग। अब वाटर पॉल्यूशन से अब एयर पॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एयर पॉल्यूशन के जितने भी इनिशिएटिव हैं भारत सरकार के महत्वपूर्ण, उसको ध्यान देंगे। सफ़र का नाम आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म है द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। ये याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का इनिशिएटिव है ये। पर्पस क्या है इसका? टू मेजर द एयर क्वालिटी ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी बाय मेजरिंग द ओवरऑल पोल्यूशन लेवल एंड द लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी। इसका मतलब है कि ये सफ़र इनिशिएटिव जो है ये कहाँ के लिए है? तो ये है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए। आपको पता होगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ किसको कहते हैं? ये जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होता है, ठीक है। और देखें अगर, तो ये डेवलप्ड बाय द, इसको मतलब डेवलप करने में किसका योगदान रहा है? तो IITM पुणे है ना, और उसके साथ में क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। तो IITM पुणे और IMD दोनों हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू फोरकास्ट पोल्यूशन एंड इंक्रीज अवर मिटिगेशन एफर्ट्स एंड इंक्रीज अवेयरनेस, यानी कि जो भी शमन गतिविधियां हो सकती है, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, उसके लिए, और साथ ही साथ में जागरूकता बढ़ाने के लिए। किसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए? एयर पोल्यूशन के प्रति, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आता है एक महत्वपूर्ण पार्ट, कैसे कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जिनको कि सफ़र में मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, PM2.5 और PM10 दोनों हैं, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बेंजीन, टोलिन, ज़ाइलिन और मर्क्यूरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा UPSC में कि सफ़र इनिशिएटिव में निम्नलिखित में से कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, ठीक है। और ऑप्शन में अलग अलग पोल्यूटेंट्स होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से प्रदूषक हैं, इसके लिए आपको इसको याद करके रखना पड़ेगा पहले से, ठीक है। यहाँ पर फिर दिवाली के डाटा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको छोड़िए। फिर देखते हैं, देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सफ़र को देखा, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है क्योंकि वो न्यूज़ में है, तो अब उससे और वैसे जो जो इनिशिएटिव है उनको भी देखते हैं। तो इन्फ्यूज़र भी एक इनिशिएटिव है जो कि डील करता है एयर पोल्यूशन से, ठीक है।
इट इज़ अ वेरी हाई रेजोल्यूशन सिटी स्केल मॉडल लॉन्च रिसेंटली फॉर दिल्ली। ठीक है, तो ये सिर्फ दिल्ली के लिए लॉन्च किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये किसके द्वारा इसका संचालन होता है दोस्तों? वो होता है आईएमडी के द्वारा। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका काम क्या होता है दोस्तों? इन्फ्यूज़र का जो एयर पोल्यूशन का जो हॉट स्पॉट है उसको ध्यान में रखता है ये। ठीक है, कुछ देखिए, जैसे एक शहर है तो हो सकता है कि शहर के इस पर्टिकुलर एरिया और इस पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको ध्यान में रखना है और वही मेज़र करता है इन्फ्यूज़र, दिल्ली के लिए है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद देखें आगे, थर्ड पॉइंट देखिए दोस्तों यहाँ पर, इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विथ फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आप इसको याद रख पाए तो ठीक है, वरना आपको इतना याद रखना है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका हाई यूटिलाइजेशन है, मेजरमेंट में कैसा एयर क्वालिटी का ऑब्जर्वेशन करता है और डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है, रोड नेटवर्क्स, बिल्डिंग, लैंड यूज इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज, ग्राउंड इवैल्यूएशन एंड पॉपुलेशन डाटा। तो ये जो इसका मेन स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांस तो बहुत कम है। अगर आप देखें तो बस इतना याद रखना कि ये दिल्ली के लिए है और आईएमडी इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड दो इनिशिएटिव हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, सफ़र और इन्फ्यूज़र। अब तीसरा है एडवांस एयर पॉल्यूशन वार्निंग सिस्टम। ठीक है, इसको कौन लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्च किया इसको। ठीक है, इसका काम क्या है दोस्तों? विच कैन प्रेडिक्ट प्लेसेस नेबरहुड, मतलब कि जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर जो पराली जलाई जाती है, ठीक है, उसका आकलन करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया गया है। ठीक है, आपको याद रखा इसको लॉन्च किसने किया है और इसका काम किससे रिलेटेड है? ये पराली जलाने से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है आपको। यहाँ पर वही चीज़ है कि इसको डेवलप करने में किसका रोल है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे यानी IITM पुणे, जिसका रोल सफ़र में भी था। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो ये काम कैसे करता है, तो ये डाटा का यूज़ करता है जो स्टबल बर्निंग है उसके लिए पिछले पास्ट 15 साल जो हैं। ठीक है, उस हिसाब से ये अनुमान लगाता है कि अब जो नेक्स्ट बर्निंग्स हैं वो कहाँ पे हो सकती है और कहाँ पे पॉल्यूशन जो होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर देखेंगे दोस्तों, इट कैन ऑल्सो फोरकास्ट द लेवल ऑफ पॉल्यूशन लाइक PM 2.5, यानी कि ये पॉल्यूटेंट्स को भी दिखा सकता है, PM10, डस्ट, है ना, इस तरीके की चीज़ों को। ठीक है, अभी अगर देखें वर्तमान में तो ये दो पॉल्यूटेंट्स का फोरकास्ट भी कर रहा है। किसका किसका कर रहा है? PM 2.0 का, सॉरी PM 2.5 का, और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, द अर्ली वार्निंग ऑफ पॉल्यूशन विल प्रोवाइड द ऑथराइज्ड डाटा एंड टाइम टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली इन अ टाइम बाउंड मैनर, यानी कि जब हम लोग के पास पहले से ही सही समय पे ही डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है तो एक्शन लेना जो होता है हमारे लिए सरल हो जाता है और सही समय पर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 3 इनिशिएटिव हमने पढ़े, अब ये चौथा इनिशिएटिव है समीर, ये भी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, देखें इसके बारे में, इट प्रोवाइड्स आवरली अपडेट ऑन द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर मोर देन 100 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, यानी कि 100 से ज़्यादा जो भारतीय शहर हैं उसमें समीर ऐप काम कर रहा है। और ये काम क्या करता है कि आवरली अपडेट करता है कि कितना पॉल्यूशन का जो स्तर है शहर पे वो अभी कितना है उस हिसाब से। ठीक है, इसको डेवलप कौन किया है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो यानी CPCB। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग संस्था फिर आ गई है, आपको याद रखना है इसको, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपने अभी तक 4 पढ़े, आपको याद होगा, पहला सफ़र था, दूसरा समीर था, ठीक है, उसके बाद तीसरा था एडवांस एयर पोल्यूशन वार्निंग सिस्टम और चौथा समीर ऐप। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग कलर कोड के माध्यम से ये एयर क्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है, 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर अगर आप समीर ऐप में चाहें तो गार्बेज डंपिंग, रोड डस्ट, है ना, इस तरीके के जो कंप्लेंट्स हैं वो भी दर्ज करा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है दोस्तों उस हिसाब से ये ऐप। पर ये मेजर फोकस जो करता है वो एयर पॉल्यूशन पे करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड 5वां टॉपिक आ गया दोस्तों हमारा ये। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम लोग किसी एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सबको एक साथ ही कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ एक जगह पे मिल जाए, ताकि जब आप रिवीजन करने जाएं तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ एन इंडेक्स फॉर रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी। ठीक है, यानी इसका काम क्या है दोस्तों, ये डेली एयर क्वालिटी को रिपोर्ट करता है। इट फोकसेस ऑन हेल्थ इफ़ेक्ट्स वन माइट एक्सपीरियंस विद इन अ फ्यू आवर और डेज आफ्टर ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर। ठीक है, यानी कि सांस लेने वाली हवा में कितना पॉल्यूशन है उसको मेजर करने का काम ये करता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को मेजर करता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने सफ़र में देखा था यही चीज़ को, तो आप यहाँ पे देखिए 8 पॉल्यूटेंट है जिसको मेज़र करता है। पहला ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये 6 कैटेगरी में क्या करता है दोस्तों, एयर क्वालिटी को बताता है। ये 6 क्वालिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको क्लास समझ में आ रही होगी, है ना। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड 5 टॉपिक को डिस्कस किया है एक साथ में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको देखना चाहिए। अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या है दोस्तों। द अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स एन एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है और जो भी उसके कार्यात्मक जितने भी कार्य होते हैं उसको करने का जो मेन काम है वो इस संस्था का है। इसलिए आप समझ सकते हैं संस्था आप कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उस दृष्टि से, है ना। देखें अगर तो इसका एम क्या है, इसका एम है डेवलप और इम्प्रूव करना कैपेबिलिटी टू फोरकास्ट वेदर, क्लाइमेट एंड हजार्ड रिलेटेड फिनोमिनास फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब है कि ये सिर्फ मतलब जो फोरकास्ट है, वेदर है, क्लाइमेट है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और देखते हैं आगे। तो दोस्तों इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज टूवर्ड द एक्सप्लोरेशन ऑफ मरीन रिसोर्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ ये एयर से रिलेटेड ना होकर के जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनके लिए जो अन्वेषण वगैरह कार्य होता है उसमें भी ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और अगर आप देखें कि ESSO के अंदर और कौन कौन सी संस्थाएं आती है, तो IMD दिल्ली यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी इसके अंदर आता है, इनकॉइस हैदराबाद, ठीक है, IITM पुणे, है ना, और NCMRWF नोएडा। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं दोस्तों, आगे हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये संस्था इसके अंतर्गत आती है। और UPSC लगातार इस तरीके के प्रश्न पूछती है कि कौन सी संस्था किसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप मिस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें दोस्तों एक्रोस स्कीम, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट से रिलेटेड होगा ये, है ना। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कर रही है। किसके द्वारा कर रही है दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IITM पुणे, है ना, इनकॉइस, ये सारी संस्थाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो अगर आप देखें तो ईच ऑफ दिस एस्पेक्ट्स इज इनकॉर्पोरेटेड एज 8 सब स्कीम अंडर द अम्ब्रेला स्कीम अक्रॉस। यानी कि दोस्तों ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंतर्गत जो बाकी छोटी छोटी स्कीम्स चलती हैं वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें सब स्कीम्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पर सारे सब स्कीम्स के नाम हैं। ठीक है दोस्तों,
इसको आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। लगातार हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, तो इसके जो जो इनिशिएटिव है इसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। और डीप ओशन मिशन ही भी एक ऐसा इनिशिएटिव है भारत सरकार का जो कि मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि अभी ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति लगातार न्यूज़ में बनी हुई है, तो उस हिसाब से ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपको कोई टॉपिक बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, तो आप मान के चलिए कि वो इम्पोर्टेंट है। आप खुद से भी जाके रिसर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। टाइम लिमिटेड है, उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। और बहुत सारा, अगर आप देखें अभी तक हमने कितने सारे इन्फॉर्मेशन मुश्किल से 20-30 मिनट हुआ होगा उसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आपको पढ़ना है, तैयारी इसी तरीके से करेंगे होलिस्टिक अप्रोच में। तब जाके जो प्रीलिम्स में हम अटक जाते हैं कि 2 ऑप्शन में से एक पता है एक नहीं पता है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से होगा। यहाँ से आपको वो सारी जानकारी मिलेगी, वो सारा नॉलेज मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अभी वीडियो और आगे जाएगा। देखिए यहाँ पर डीप ओशन मिशन के बारे में है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करता है। 2018 में लॉन्च किया गया था ये, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है। इट एम्स टू कंडक्ट द एक्सप्लोरेशन ऑफ द अंडर वाटर वर्ल्ड ऑफ सिमिलर लाइन एज इसरो डस फॉर स्पेस। तो जैसे दोस्तों इसरो जो होता है, आपको पता है इसरो क्या करता है, स्पेस को एक्सप्लोर करता है, वैसे डीप ओशन मिशन क्या करेगा, अंडर वाटर वर्ल्ड जो है यानी कि जो ओशंस हैं उसको एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। देखिए इसका फोकस किस किस पे है दोस्तों, तो एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप ओशन, डीप ओशन, ओशन क्लाइमेट चेंज सर्विस, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों पे इसका फोकस रहेगा। पॉइंट नंबर 4 देखें तो इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है। डिसैलिनाइजेशन प्लांट बाय टाइडल एनर्जी और सबमर्सिबल व्हीकल, ठीक है दोस्तों, सबमर्सिबल व्हीकल आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। छोटा देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है ना आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो नोट्स बनाने का भी ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आप सीधा पीडीएफ लीजिए और वहाँ से रीडिंग करिए, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, नेशनल मानसून मिशन के बारे में, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का इनिशिएटिव है। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि हम लोगों ने जो क्लास चालू की पहले हमने यमुना रिवर को देखा, उसके पॉल्यूशन को देखा, फिर पॉल्यूशन से हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन को देखा। एयर पॉल्यूशन के 5 इनिशिएटिव देखे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का रोल था। और उसको देखने के बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के और जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी न्यूज़ कि यमुना रिवर में फ्रॉथ फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो हम लोग कितना डिटेल में और कितना हॉलिस्टिक वे में चीज़ों को कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से देखिए। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, इसके नोट्स बनाने में, सारी चीज़ों को आपस में जोड़ने में आपको कम से कम दोस्तों 3 से 4 दिन लगेगा। और वही चीज़ आपको आधे घंटे की वीडियो में मिल जा रही है। तो अपना टाइम बचाइए, अच्छे से ध्यान से चीज़ों को कंटिन्यू करिए, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। करंट अफेयर्स का कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो कहीं भी कवर है। आपको सारे के सारे चीज़ें अच्छे से एक साथ होलिस्टिक वे में मिल जाएंगी, ठीक है। आपका काम है बस ध्यान से पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे नेशनल मानसून मिशन के बारे में। इट एम्स टू इम्प्रूव द फोरकास्टिंग स्किल बाय सेटिंग अप स्टेट ऑफ द आर्ट डायनेमिक प्रिडिक्शन सिस्टम फॉर मानसून रेनफॉल डिफरेंट टाइम स्केल। यानी नेशनल मानसून मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा लॉन्च किया गया। और उसका एम क्या है दोस्तों, कि जो मानसून कब आ रहा है ना, उसका जो हम लोग वो अनुमान लगाते हैं वो और अच्छे बेहतर तरीके से किया जाए। इसको डेवलप कौन कौन कर रहा है दोस्तों, IIMD, IIM पुणे, ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। 3 संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का मिशन है ये, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इनकॉइस भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, ठीक है। इनकॉइस हैदराबाद में इसका, आपका हैदराबाद में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, 1999 में इस्टेब्लिश हुआ होगा। इट इज़ अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ESSO के अंदर आता है ये। और ESSO जो है
वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आता है। दोस्तों हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ या थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड को घटा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमारा पढ़ने का स्पीड दूसरा होता है और किसी के पढ़ाने का स्पीड दूसरा होता है, ठीक है। तो उसको आप खुद के लेवल पे मैच कर सकते हैं, है ना, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तीसरा देखें, इट इज़ मैंडेट टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल ओशन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विस टू सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी थ्रू सस्टेन्ड ओशन ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट थ्रू सिस्टमेटिक एंड फोकस्ड रिसर्च। मतलब कि दोस्तों उसका काम क्या है, मैंने तो फटाफट पढ़ दिया। आप देखें, जो ओशन से रिलेटेड जो बेस्ट इंफॉर्मेशन और सलाह प्रोवाइड कराए जा सकते हैं अलग अलग संस्थाओं को, उसको पहुंचाने का काम ये करता है। यानी कि इसका फोकस किस पे है, ओशन इंफॉर्मेशन पे इसका फोकस है। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसके इनिशिएटिव देखें अगर इनक्वाइज के, तो क्या है, इंडियन सुनामी अर्लियर वार्निंग सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोरल ब्लीचिंग अलर्ट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और डिजिटल ओशन, ठीक है। तो ऊपर के दो तो आपको पता होगा, सुनामी और कोरल ब्लीचिंग, है ना। बट जो डिजिटल ओशन है उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, डिजिटल ओशन जो है इनक्वाइज का मिशन है, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है ये, ठीक है। डिजिटल ओशन, तो यहाँ पे देखेंगे डिजिटल ओशन इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशन डाटा मैनेजमेंट। यानी कि ये अपने प्रकार का एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ओशन डाटा को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। यानी डिजिटल ओशन से आप समझ सकते हैं, डिजिटल को आप डाटा से रिलेट करके देख सकते हैं, और ओशन तो ओशन ही रहेगा, ठीक है। यानी ओशन के डाटा को जो मैनेज करने का जो पूरा सिस्टम है इनक्वाइज का, वो डिजिटल ओशन मिशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ओशनोग्राफिक डाटा वगैरह है ना, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको याद रखना है कि डिजिटल ओशन इनक्वाइज का मिशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, और इसका मेन फोकस एरिया क्या है कि ये ओशन डाटा मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, तो 3D और 4D में भी आपको डायग्राम्स वगैरह जो विजुअल्स वगैरह है प्रोवाइड करता है, जिससे डेटा एनालिटिक्स में आपको हेल्प होगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया दोस्तों, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा एक और जो नया न्यूज़, अब दूसरा न्यूज़ है उस पर फोकस करते हैं। पिछला पूरा आपको पार्ट समझ में आएगा कि हम लोग कैसे कैसे चीज़ों को एक साथ जोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। चलिए बात करते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में, ठीक है। इंडिया हैज़ रैंक्ड 10th इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है। जो कौन निकालता है, IQ निकालता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, सॉरी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि इंडिया का जो इसमें रैंक है 10th है ना। अब आगे देखें अगर हम लोग, तो ITU के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि ITU क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1865 में, यानी कि ये बहुत पुरानी संस्था है, ये भी ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। जो ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम होता है, सैटेलाइट ऑर्बिट्स होता है ना, ये सारी चीज़ें जो स्पेक्ट्रम आपने सुना होगा, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, तो अलग अलग जो बैंड्स होते हैं उसको एलोकेट करने का काम भी ये करता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट्स के लिए ऑर्बिट्स भी, कौन से सैटेलाइट, किस देश के सैटेलाइट्स के लिए कौन सा ऑर्बिट रहेगा, वो भी डिसाइड ये करता है। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है एक तरीके से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जुड़ जाता है जाके। हेडक्वार्टर देखेंगे दोस्तों, जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। अभी न्यूज़ में भी इसीलिए है कि इंडिया गॉट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ITU काउंसिल फॉर अनदर 4 टर्म्स फ्रॉम 2019 टू 2022। यानी कि इसको 2019 से 2022 तक के लिए 4 साल का सदस्य बनाया गया था फिर से, ठीक है। और इंडिया इसका मेंबर कब से दोस्तों, 1952 से है, यानी आज़ादी के तुरंत बाद से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों एक और न्यूज़ है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में। तो आप देखेंगे NCRB, आपको पता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उसके हिसाब से जो साइबर क्राइम्स है अगेंस्ट चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों के खिलाफ जो साइबर अपराध है, उसमें 400% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, 400% की वृद्धि, मतलब अगर 2019 में 100 केस आ रहे थे ऐसे, तो फिर
जो 2021 है उसमें 400% मतलब 400 केस आने लगे, यानी कितना खतरनाक है। एनसीआरबी के बारे में देखेंगे तो एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, न्यू दिल्ली में है ये, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या बात है। अगर साइबर जो 3 डायमेंशनल सॉल्यूशन है साइबर सिक्योरिटी का, मीन्स के लिए आपका ये काम का है, फिर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। टू एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है ना, टू हैव स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग टू डील विद साइबर क्राइम्स, टू हैव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम करना है, लीगल लेवल पे काम करना है और इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है। ठीक है, अब भारत का जो है ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यहाँ वाला पार्ट, कि मेजर टेकन बाय इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी, यानी भारत जो है साइबर सिक्योरिटी से साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत क्या क्या कदम उठा रहा है उस पर ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, हमने सिंपल एक रिपोर्ट पढ़ा अभी, ठीक है, ITU का, जिसमें भारत का रैंक 10वां था, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था। उसी के साथ हमने चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है साइबर क्राइम उसको देखा। उसके बाद हमने साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए वो देखा। और अब हम लोग देखते हैं कि भारत किस प्रकार से साइबर सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे, एक छोटी सी न्यूज़ को हम लोग फिर कितने अलग अलग एंगल से देख रहे हैं दोस्तों। देखिए, पहला तो है लीगल लेवल मेजर्स क्या क्या है। एक तो ड्राफ्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बिल है, ठीक है। फिर ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि अभी इसी साल अधिनियम भी बन गया, ठीक है। IT एक्ट है, NCSP यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या मेजर ले रहे हैं, I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कॉरपोरेशन सेंटर। ये कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है दोस्तों, ये इस्टेब्लिश है सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन दिल्ली, ठीक है। यानी कि ये जो I4C है ये कहाँ पर है दोस्तों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखें तो 7 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर याद करना पॉसिबल हो आपके लिए तो आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, अगर याद नहीं भी होता है तो, पर आपको I4C जो है ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा देखेंगे PMO में NCIIPC एक यूनिट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, NTRO के साथ में मिलकर टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और एक इसके अंदर आता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का बात हुआ यहाँ पर, तो उसको भी देखते हैं पहले हम लोग। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जैसे एक है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इसके बारे में भी आपको पता होगा। इसमें दो, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है दोस्तों और एक पॉलिटिकल काउंसिल होता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम होता है सलाह देना कि क्या परमाणु हमला किया जाना चाहिए, और पॉलिटिकल काउंसिल जो होता है वो उस पर एडवाइस, मतलब उस एडवाइस पे अमल करता है, ठीक है। अगर आप देखें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन आता है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल काउंसिल किसके द्वारा चेयर किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। फिर साइबर सिक्योरिटी में आप देखेंगे तो मेटी के अंदर एक सर्टिन इनिशिएटिव है, ठीक है। फिर साइबर स्वच्छता केंद्र हैं, ठीक है। फिर साइबर सुरक्षित भारत है। तो ये 3-4 इनिशिएटिव हैं। इसका मेजर जो ये है कि प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा, अगर ये पूछा जाए कि ये किसके अंतर्गत आता है तो आपको बताना पड़ेगा, मेटी के अंदर ये आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें दोस्तों, थर्ड लेवल पर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या प्रयास किए गए हैं, तो पहला है ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी बाय WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेशन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर है साइबर सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आप देखें लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कॉपरेशनल, कैपेसिटी डेवलपमेंट, ये सब है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर। इसको कौन पब्लिश करता है दोस्तों, तो देखें यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा जो है इसको पब्लिश किया जाता है। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं, तो एक तो ये हो गया यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी, फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, फिर इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, फिर UNEP भी इसके अंतर्गत आता है। इसके की फाइंडिंग्स देखेंगे तो ओनली 17.4% ई वेस्ट को ही रिसाइकल किया जाता है। मीन्स के लिए आप इसको लिख सकते हैं। और इंडिया जो है अकेले कितना 53.6 मिलियन मेट्रिक टन जो है
ई वेस्ट जनरेट करता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने 2-3 टॉपिक ही उठाए थे। एक तो पॉल्यूशन का टॉपिक लिया था जिसमें एयर पॉल्यूशन पे फोकस किया, फिर इसी के अंदर फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात की, ठीक है। पर सिर्फ ये 2-3 टॉपिक्स में हम लोगों ने कितने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, अब आप समझ सकते हैं। तो आगे वाली क्लासेस भी ऐसी ही रहेंगी दोस्तों, और अगर आप अच्छे से पूरी क्लासेस को करके जाते हैं तो सोचिए आपके पास कम से कम लगभग मान के चलिए कि आप 10,000 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करके जाएंगे, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा भी आप अपनी स्टैटिक्स की बुक्स वगैरह पढ़ ही रहे हैं और अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, तो सोचिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपके लिए कितना बेहतरीन और कितना अच्छा हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम किसी भी तरीके से आपको ये नहीं बोलते कि आप हमारे चैनल पे ही रहिए, यहीं का कंटेंट देखिए, इसी पे भरोसा करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर जगह पे देखिए, जहाँ भी आपको बेहतर मिल रहा है जल्दी डिसाइड करिए और तैयारी स्टार्ट करिए, किसी भी एक जगह पे रुक के, ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और अब टाइम कम है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं हमारे करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के जो हम लोग MCQs के प्रैक्टिस करते हैं 5 क्वेश्चन, वहाँ भी आप कर सकते हैं। और भी जो हमारे वीडियोस हैं दोस्तों चैनल पे जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक चल रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए।